हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने कल की क्लास में बहुत इन्जॉयमेंट किया है। आज जो है उससे आगे बढ़ने वाले हैं और ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और क्या खेलेंगे, क्या करेंगे, खेलेंगे। कल कहाँ ख़त्म किया था? कल ख़त्म किया था सर फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे थे, जहां लास्ट में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को रिलेट किया था कुछ फेदर और कुछ प्लास्टिक बॉडीज से, जहां एक इवैक्यूएटेड ट्यूब की बात की थी और बताया था कि फ्री फॉल के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता किस चीज़ पे, मास पे। तो ये चीज़ हो गई थी कल की बात, आज करेंगे नई बात। बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है। देखो अभी फंडामेंटल फोर्सेस की बात चल रही है हमारी, किस चीज़ की? अच्छा सर, आप बार बार बोल रहे हो फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। ये फंडामेंटल का क्या मतलब है? फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, बेसिक जहां से चीज स्टार्ट होती है। जैसे बच्चा एलकेजी में जाता है सबसे पहले, हाँ आजकल तो एलकेजी से भी छोटी क्लास होने लगी है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब बच्चा एकदम स्कूल में एंटर किया तो वहां उसका क्या चालू होता है? बेस बनना चालू होता है। सबसे पहले वो सीखता है बैठना, हाँ पढ़ना नहीं सीखेगा, वहां बैठना सीखेगा, घुलेगा मिलेगा दोस्तों के साथ, मैडम के साथ बात करेगा, एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होगा। फिर उसका क्या क्रिएट होता है? एक बेस क्रिएट होता है, फिर उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। वहां से फंडामेंटल उसका स्टार्ट होता है, बेस क्रिएट होता है। धीरे धीरे आ सीखता है, 1 सीखता है, 2 सीखता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो फंडामेंटल कहां से स्टार्ट हुआ? फंडामेंटल एकदम नीचे से स्टार्ट हुआ, एकदम बेसिक। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल फोर्स मतलब बेसिक फोर्स, जहां से फोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्स बेसिकली वैसे 4 प्रकार के होते हैं, बाद में बात करूंगा 4 प्रकार कौन कौन से। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या सोचते हो आप, ये फोर्स है क्या चीज? जब भी दिमाग में आता है कोई कुछ भी बोलेगा फोर्स, सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि सर क्या है ये फोर्स? हाँ, क्यों है ये फोर्स, किसकी वजह से है ये फोर्स, किस पर है ये फोर्स? हाँ, क्या क्या सोच सकते हो, सोचो। ठीक, किसी ने सोचा अरे मैं इसको बहुत धक्का मार रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, ये क्या है? धक्का मार रहे हो, क्या है? ये भी एक फोर्स है। जो हम सोचते हैं ना डेली लाइफ में, उन्हीं चीजों से मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूं आपको। आपने किसी चीज को धक्का मारा, वो भी क्या है? एक फोर्स है। स्प्रिंग, आपको पता है स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे, वो भी एक क्या है? फोर्स है। ठीक है, ये क्या है? एक बॉल है। क्या है? बॉल है। मैंने इसको क्या किया? कंप्रेस किया। क्या किया? कंप्रेस किया, फिर रिलीज किया, कंप्रेस किया, रिलीज किया। किसकी वजह से कंप्रेस हो पा रहा है? किसकी वजह से कंप्रेस हो पा रहा है? ये मैं एक कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पे क्या फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तो रही क्या, वो जो हम सोचते हैं फोर्स के बारे में, यही सारी चीजें हैं। प्रैक्टिकली हम ये सोचते हैं, लेकिन फंडामेंटल कहां से आया? बेसिक क्या है इस चीज का? बेस कहां से मिला? हाँ, तो फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं, जिसमें 4 प्रकार के फोर्सेस को डिफाइन किया गया है। 1 बाय 1 हम चलते चलेंगे। एक मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से उसके डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा था वो फोर्स? ये भी क्या है? फंडामेंटल फोर्स। क्या है वो? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। जब तुम्हारे दिमाग में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कभी पहले सुना हो, नहीं सुना है कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अगर पहले कभी सुना है तो क्या सोचोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज नॉट ओनली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिफाइन किया गया है, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, हाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सर ये आया कहां से, किसने सोचा, कहां से आया, बेसिक क्या था, फंडामेंटल क्या था। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अभी फंडामेंटल फोर्सेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज अ फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज विच हैव मास। अगर किसी 2 बॉडीज के बीच के पास कोई मास है, मास मतलब इट हैव सम एरिया, इट हैव सम मॉलिक्यूल, इट हैव सम एटम्स, इट हैव सम, हिंदी में बताऊं, वजन। हाँ, अगर किन्हीं 2 बॉडीज के पास कुछ वजन है, कुछ मास है, तो उनके बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ,
एक बात ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो इफ अ बॉडी है मास, इफ अ टू बॉडीज हैज मास, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अभी हम एक बेसिक बात कर लेते हैं। यू आर ऑन दी अर्थ, अभी आप पृथ्वी पे हो, ठीक है। तो पृथ्वी पे हो आप, पृथ्वी पे कहीं भी खड़े हो, ये मेरे हाथ में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे जा रहा है, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नीचे जा रहा है। वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कौन सा वो बॉडी है जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है? वो सेकंड बॉडी क्या है, वो सेकंड बॉडी है अर्थ। सेकंड बॉडी क्या है, सेकंड बॉडी है अर्थ। अब बोलोगे सर अर्थ तो कुछ गोल अंडे ऐसा बताया करते थे, ये आपने ऐसे बना दी। अरे रिप्रेजेंटेशन है, मान लो दिस इज क्या है, अर्थ, ठीक है। और ये मेरे हाथ में कोई बॉडी थी, ठीक है, ये मैं इधर खड़ा, ये मैं इधर खड़ा, ठीक है, और मेरे हाथ में लग रही है क्या, एक बुक। अभी मारकर बोला था मान लो बुक है, ठीक है, मेरे हाथ में लग रही है बुक, और मैंने क्या किया, इस बुक को छोड़ दिया। मैंने इस बुक को छोड़ दिया, ये बुक कहां जाएगी, एकदम नीचे। क्यों जाएगी, क्योंकि मेरी जो बुक है इसमें कुछ मास था, कुछ वजन था, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुई किसी दूसरी बॉडी की तरफ जिसमें भी मास है, जिसमें भी वजन है। तो वो दूसरी बॉडी क्या है, वो दूसरी बॉडी है अर्थ। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो बुक है जब तक मेरे हाथ में थी तब तक इस बुक को, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, इतना सारा मास है उसके पास, तो इतना सारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है उसके पास। तो मेरे हाथ में जब ये बॉडी थी, जब ये बुक थी, तो उसने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? जब मैंने इसे छोड़ा तो ही क्यों अट्रैक्ट किया? इसका क्या रीजन हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। देखो भाई, यहां पे हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ये बॉडी तब उसको अट्रैक्ट करेगी, तब हम उसको छोड़ेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको पकड़ा हुआ है, जब हमने एक बॉडी को पकड़ा हुआ है हम अपने हाथ में, तो हम अपने हाथ से बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अभी बता रहा हूं। कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स जो है, जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था क्या, ये जो बुक थी, इसकी वजह से, ये इसका जो मास था, उस मास की वजह से कुछ क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। कहां, अर्थ की तरफ, ठीक है। इसलिए वो नीचे आना चाहती थी बुक। वो क्या करना चाहती थी, नीचे आना चाहती थी। लेकिन मैंने अगर बुक को पकड़ रखा है तो वो नीचे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है, कुछ फोर्स लगा रखा है। उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और जो ये नॉर्मल फोर्स है वो एकदम परपेंडिकुलर लगता है बॉडी के, मतलब इसके एकदम अपोजिट। जितना ये नीचे लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही नॉर्मल फोर्स मेरे हाथ की वजह से लग रहा था, जिससे कि ये जो नॉर्मल फोर्स था एंड ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो क्या हो रहे थे, बैलेंस हो रहे थे। और बुक ऐसे की ऐसे मेरे हाथ में रखी हुई थी, वो नहीं गिरी। समझ गए? वो क्यों नहीं गिरी जब तक मेरे हाथ में थी? क्योंकि सर नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बैलेंस थे। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बुक कहां चली गई, नीचे चली गई। सिंपल, समझ गए भाई? तेज अगर तुम्हें लग रहा है कि स्पीड में चल रहा हूं तो बता देना। वैसे आई एम ट्राइंग टू डू स्लो जाओ। ओके, तो ये बात हुई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। किस चीज की बात हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस ग्रेविटी की वजह से जो तुम देख रहे हो ना, बहुत कुछ हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जो मैंने पहले भी शायद तुम्हें बताया था, कि जो मून है, मून क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किसके अराउंड? किसके अराउंड रोटेट कर रहा है? मान लो ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारी पृथ्वी है। ये क्या है, तुम्हारी पृथ्वी है।
और ये है तुम्हारा क्या, मून। ये है क्या तुम्हारा, मून, चंदा मामा। तो चंदा मामा जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। अरे सर एक बात बताओ, ये जो चंदा मामा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ आकाश में, यूनिवर्स में, जहां और बहुत एकदम खाली पड़ा हुआ, तो ये कैसे घूम रहा है? ये नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा? इतना सारा बॉडीज है पृथ्वी और चंदा के अलावा अंतरिक्ष में, और सारी बॉडी है कि नहीं है? पृथ्वी से बड़े भी, चंदा से बड़े भी, इतना सारा मास है उनके पास। मे भी उनके पास बहुत सारा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये चंदा मामा को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते? ये पृथ्वी को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते? सोचो सोचो सोचो। देखो हमारी क्या है पृथ्वी, इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट हैज सम मास। चंदा मामा ऑल्सो हैव सम ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके पास भी क्या है, मास है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों बंधे हुए हैं। क्या बंधे हुए हैं? सर्टेन डिस्टेंस पे इस पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने चंदा को बांध के रखा है और कहीं नहीं जाने दे रहा, बस अपनी रेडियस में घूमता रहता है, घूमता रहता है। अच्छा चलो, चंदा मामा को तो पृथ्वी ने पकड़ के रखा है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी क्यों नहीं गिर जाती नीचे अंतरिक्ष में? पृथ्वी को किसने पकड़ के रखा है? पृथ्वी को पकड़ के रखा है किसने, सूरज ने। किसने पकड़ के रखा है पृथ्वी को? सूरज ने। लेट्स कंसीडर दिस इज क्या, व्हाट, सन। दिस इज सन, दिस इज योर पृथ्वी, दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ जो है सूरज के सराउंड घूम रही है, घूम रही है। ये क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि सूरज ने पकड़ के रखा है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज ने पृथ्वी को पकड़ के रखा है। तो ये चीज डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो था वो तुम्हें पता लग गया। ये पृथ्वी जो घूम रही है, चंदा जो घूम रहा है, सूरज ने पकड़ के रखा है, गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक अभी तुम्हें बेसिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा 1% तो हुआ होगा। अभी तो डिटेल में बहुत पढ़ना है, ये तो अभी शुरुआत है, समझ गए? ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ली थी हमने। अभी इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो भाई, यहां पे दो वर्ड आए, एक इलेक्ट्रो, एक मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को रिलेट करके बात कर रहे हैं यहां पे। ये ऐसा कैसा फोर्स है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ये होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। एक सर कूलाम्स हुआ करते थे, उनकी कहानी बाद में सुनेंगे। उन्होंने कहा था कि जो दो चार्ज हैं, चार्ज पता है क्या होता है? नमक पता है? नमक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं समझा रहा हूं नमक में, सिंपल बता रहा हूं। NaCl जो होता है, इसके ऊपर चार्ज होते हैं Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट चार्ज है, प्लस और माइनस। तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात थी, इसे भूल जाओ अभी के लिए, वो तो ऐसे ही बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में सर कूलाम ने जो बताया था कि जो दो अपोजिट चार्ज हैं, मतलब प्लस और माइनस, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो सेम चार्ज है, लाइक माइनस माइनस और प्लस प्लस, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्योंकि लेट्स कंसीडर दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज ऑल्सो प्लस चार्ज। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। बट वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं। साउथ साउथ को मिला के देखो, चिपका ही नहीं पाओगे, वो दूर भागेंगे क्योंकि सेम पोलैरिटी, सेम चार्ज। ठीक है, सिमिलरली अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चार्जेज। ठीक है,
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना भाई, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर तुम तुलना करना चाहते हो तो मान लो दो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स है, वो बहुत ज्यादा टाइम्स में, एक नंबर दे देता हूं, इट इज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन प्रोटॉन इज एट लीस्ट 10 to the power 36 times higher than what? Higher than what? Gravitational force. Gravitational force. ठीक है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि इसके कंपैरिजन में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को तो क्या बोल सकते हो, नेग्लिजिबल बोल सकते हो कि ये तो कुछ फोर्स है ही नहीं। मैंने तो मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि इतना ज्यादा है ना। मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, हाँ बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में से तुमने क्या किया, एक गिलास पानी निकाल लिया। क्या किया, एक गिलास पानी निकाल लिया। क्या बोलोगे, क्या समुद्र का पानी कम हो गया? हाँ कम तो हुआ है, वी नो, एक गिलास पानी निकला है तो कम तो हुआ है, लेकिन कंपेयर करके देखो तो समुद्र इतना बड़ा था, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ गया। सेम चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग है कि अगर इसे कंपेयर तुम करना चाहो ग्रेविटेशनल फोर्स से, फॉर सेम कंडीशन, सेम ऑब्जेक्ट, देन क्या कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर द सेम सिस्टम। सेम सिस्टम का ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तो यहां हो गया साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो गई। ये लिखो, इसके बाद भाई दो और फोर्स हैं, दो फंडामेंटल फोर्स और हैं। कौन कौन से हैं? एक्चुअली फोर्स वो एक ही है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स की कैटेगरी में। वो फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। क्लास 8th और 9th में तुमने कुछ कुछ न्यूक्लियस पढ़ा होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बेसिक देख लो। फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया और न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स में दो कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, जिस पहली कैटेगरी कौन सी है उसमें, बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग। कौन सी? STRONG। स्ट्रॉन्ग लग रहा है मतलब ताकतवर है, अरे सबको पता है ताकतवर है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। सर इनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या था इसमें जो ये स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है इनको? देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये किसके बीच में लगते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में इन फोर्सेस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और प्रोटॉन प्रोटॉन की अगर बात करें तो सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध के रखता है न्यूक्लियस में, वो कौन सा फोर्स है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ अभी के लिए, अभी बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। यहां पे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। मान लो प्रोटॉन और ये रहा आपका न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारे प्रोटॉन है, ठीक है। ये भी मान लो प्रोटॉन है, ये भी मान लो प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन है ना, तो सेम चार्ज है इनके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज है। तो इस चार्ज की वजह से ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, कि ये जो प्रोटॉन है इसमें से निकल के भाग जाएं। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स है, एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो भाग जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं भागते? क्या ऐसा है जो इनको बाइंड करके रखता है, जो इनको पकड़ के रखता है? क्या है ऐसा? न्यूट्रॉन।
इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, जो इनको पकड़ के रख रहा है, जाने नहीं दे रहा है, वही फोर्स क्या है? वही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। अगर ये फोर्स ना हो, न्यूट्रॉन ना हो, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो भाग जाएंगे, न्यूक्लियस तो बचेगा ही नहीं। समझ गए? देखो अभी हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो कितना 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है। क्या लिख सकते हो? क्या लिखूं बताओ? STRONG, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम stronger than what? Than electromagnetic force। तो अभी तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। तो भाई हमने ग्रेविटी को इधर ही नेग्लिजिबल कर दिया था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये। तो ये तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करोगे? ग्रेविटी का कोई रोल रहेगा? जीरो मान लेंगे। क्या कर लेंगे? जीरो मान लेंगे, नेग्लिजिबल। ग्रेविटी इनके इसमें क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। ठीक है। और सेकंड होता है वीक। क्या? वीक। स्ट्रॉन्ग हो गया, अब है क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। और ये क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, फोर्स ऑफ बाइंडिंग कह सकते हैं, जो है वो क्या होता है? वीक होता है। जनरली कहां देखने को मिलता है? बीटा डिके। अब सर ये बीटा डिके क्या है? बाद में पढ़ाया जाएगा। और ये जो फिजिक्स में बात कर रहा हूं ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है। 11th 12th फिजिक्स या IIT JEE नीट कहीं भी ये न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पूछी जाएगी तुमसे। जो पार्ट पूछा जाएगा वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जो पूछा जाएगा वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जो मैंने आपको समझाया था वो क्या था? क्लासिकल फिजिक्स, कल की बात की थी। ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां मिलेगा हमें? बीटा डिके में मिलेगा। बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसमें से क्या? बीटा रेज बाहर निकलती हैं। न्यूक्लियस का क्या हुआ? रेडियो एक्टिव डिके हुआ। रेडियो एक्टिव डिके, ये क्या होता है सर? तुम्हारे सिलेबस के बाहर है फिलहाल, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी के लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग दी 4 फंडामेंटल फोर्सेस। बस ध्यान रखना है कि 4 फोर्स होते हैं। ठीक है। बीटा डिके कहां मिलेगा? रेडियो एक्टिव डिके होता है, जहां पे क्या होता है? बीटा रे जो है क्या होता है? इमिट होता है। बीटा रेज क्या होती है? इमिट होता है। ठीक है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये आप नोट कर सकते हो, 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हो गए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड व्हाट? न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो गई। ये मैंने अभी तक क्या बताया आपको? पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ हवा हो रहा है। हाँ ऐसा है क्या? ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, हवा खा लो, गर्मियों का टाइम है, हवा चलने दो, बढ़िया बढ़िया मजा आता रहेगा, चिंता मत करो। ये बस क्या है? झांकी है, आगे तो पिक्चर बाकी है। ठीक है। अभी भाई 4 फोर्सेस की बात हो गई हैं, फंडामेंटल फोर्सेस था। अब सर इन फंडामेंटल फोर्सेस के बाद क्या ऐसा कोई और टाइप है फोर्सेस का जो फंडामेंटल फोर्सेस से अलग हो? इनको फंडामेंटल फोर्स क्यों बोल रहे हो सर? सीधा फोर्स क्यों नहीं बोल देते? हाँ, साइंटिस्ट ने फंडामेंटल फोर्स को अलग डिफाइन क्यों किया है? क्या कोई और दूसरे तरह का फोर्स भी होता है फंडामेंटल के अलावा? यस भाई, एक और टाइप का फोर्स होता है जिसे बोलते हैं क्या? डिराइव्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फोर्स। डिराइव्ड फोर्स, डिराइव मतलब
10th क्लास में डेरिवेशन वगैरह कुछ पढ़े होंगे। क्या करते हैं, एक इक्वेशन होती है उसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो ये उसी टाइप के फोर्स है, इनको डिराइव किया गया है। कहां से? फंडामेंटल फोर्सेस से। फंडामेंटल फोर्सेस से डिराइव किया गया है इन फोर्सेस को, और इनको क्या बोल दिया है? डिराइव्ड फोर्स। कहां से निकल के आए? फंडामेंटल। तो बेस जो था वो क्या है? वो तो फंडामेंटल ही रहेगा। जो वहां से अब जो निकल के आएंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरी फिजिक्स में, वो क्या होंगे? डिराइव्ड फोर्स होंगे, जो फंडामेंटल फोर्स से निकल के आए हैं। ठीक है सर, कौन से डिराइव्ड फोर्स हैं? जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तुम देख सको वही क्या है? डिराइव्ड फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, चल रहे हो, भाग रहे हो, हाँ, गिर क्यों नहीं जाते? एक बार मान लो भागने लगे तो भागते ही क्यों नहीं रहते हो? थक कैसे जाते हो? क्या रीजन है? सोचो। मैंने सर भागना स्टार्ट किया, मैं तो भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, लेकिन अब मैं थक गया, मैं रुक गया। क्यों? भागते क्यों नहीं जा रहे हो? क्या ये तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है? क्या तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है भागने पे? मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन किस वजह से लॉस हो रही है? सोचो। ऐसा क्या है सर कि मैं भाग रहा था और मेरी एनर्जी लॉस होती गई और मैं रुक गया कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं भाग पाऊंगा? रीजन बताओ, क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? ऐसा क्या था जिसने मेरी एनर्जी को लॉस कर दिया और मैं एकदम लुल्ल पड़ गया कि अब नहीं है बस की? ऐसा क्या था? देखो, जब तुम भागते हो, जिस सरफेस पे भागते हो वो होती है क्या? वो होती है क्या? रफ। एवरी सरफेस इन द यूनिवर्स इज ए रफ सरफेस। वी कांट कंसीडर एनी सरफेस एज अ स्मूथ सरफेस। इस चीज का ध्यान रखना। स्मूथ सरफेस मतलब जहां पे एकदम बहुत स्मूथ है, एक बार चीज ऐसे फेंकी तो वो चलती ही चली जाएगी, जिंदगी भर चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। वो क्या होती है? फ्रिक्शनलेस सरफेस, जो कि एक इमेजिनरी है, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जहां पे कोई घर्षण नहीं है। वो इमेजिनरी सरफेस है जो पॉसिबल नहीं है। तो एवरी सरफेस इन द यूनिवर्स हैव सम फ्रिक्शन, दैट इज अ रफ सरफेस। ठीक है, तो जहां भी तुम भाग रहे हो या फिर जो भी तुम कर रहे हो, ऐसे मैंने किया, ऐसे स्मूथ नहीं है, रफ है। तो ये तुम्हारा, मैंने एक बार हाथ स्टार्ट किया तो रुक गया, आगे जाके चल ही नहीं पा रहा है, बहुत फोर्स से लगाया, चल ही नहीं पा रहा है। तो क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है तुमको? फ्रिक्शन रोक रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी क्या है? एक डिराइव्ड फोर्स है। क्या है? डिराइव्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ये वही फ्रिक्शन फोर्स है जो तुम्हें भागने से रोक रहा था, जो तुम्हारी एनर्जी लॉस कर रहा था। वही क्या था? फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले ही बता दे रहा हूं, ये जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर हैं बस इंट्रोडक्शन चलता रहेगा। इसमें पूरी ओवरव्यू में दे दूंगा तुम्हें फिजिक्स की, कि हम पूरी जर्नी में, इस यात्रा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिराइव्ड फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इसके बाद एक और फोर्स आता है जिसका नाम क्या है? बताओ बताओ। बायोन्सी फोर्स। क्या नाम है? बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं इसकी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बायोन्सी फोर्स का। देखो तुम्हारे पास एक क्या है? बीकर है। बेटर यहां पे मैं थोड़ा सा बना देता हूं, उससे थोड़ा अच्छी फील आ जाएगी। यहां पे क्या है? आपके पास एक बीकर है। यहां पे क्या है? एक बीकर है। ये क्या है? बीकर है। अरे कितनी बार बोलूं, ये क्या है? बीकर है, जिसके अंदर क्या है? कोई लिक्विड है, मान लो क्या? वाटर। इसके अंदर क्या है? वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है? वाटर भरा हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने अपना मार्कर लिया। मैंने अपना मार्कर लिया और अपने हाथ के साथ एकदम नीचे पानी तक इसको ले गया। हाँ, एकदम पानी तक ले गया और मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। क्या कर दिया? मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और ये एकदम से ऊपर आ गया। क्या हुआ? मार्कर एकदम से ऊपर आ गया। क्यों?
मारकर एकदम से ऊपर कैसे पहुंच गया? क्योंकि कुछ फोर्स था जिसने इसको ऊपर धकेला, कुछ फोर्स था जिसने इसको ऊपर धकेला। वही क्या है? बायोंसी फोर्स है। वही क्या है? बायोंसी फोर्स है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन समझ लो। अगर कोई तुमसे पूछ ले डिफरेंशिएट कर दो फ्रिक्शन फोर्स और बायोंसी फोर्स को, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा बायोंसी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, फ्लूइड में लगता है, कैसे लगता है, ऐसे लगता है। समझ गए? फ्रिक्शन फोर्स इज ए ड्राइव्ड फोर्स, बायोंसी फोर्स आल्सो ए ड्राइव्ड फोर्स। एक और फोर्स की बात करते हैं, जैसे जनरली में तुम बोल सकते हो रोप और टेंशन। व्हाट? टेंशन फोर्स। सर ये टेंशन, वो टेंशन लेने वाली, टेंशन देने वाली वो है क्या? वो है क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है ये भाई, ये अलग ही है। रोप लिख रहा है, रोप क्या होता है? रस्सी। क्या होता है? रस्सी। रस्सी से मतलब नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग ले लो, कोई भी धागा, कुछ भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? कंसीडर करो कि ये क्या है? रोप है। कंसीडर करो कि ये क्या है? रोप है। इसमें क्या लटका हुआ है? एक मास है, कुछ वजन लटका हुआ है, ठीक है। क्या लटका हुआ है? कुछ वजन लटका हुआ है। अब ये भाई लटका हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है। तनाव मतलब ये खिंच रहा होगा। यहाँ जैसे तुम मास बढ़ाते जाओगे, वजन बढ़ाते जाओगे, ये नीचे ज़्यादा खिंचता चला जाएगा। क्यों? वजन की वजह से। तो उस वजन की वजह से इसमें क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है। क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है। उसी तनाव को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और यही है क्या? रोप फोर्स। तो अब भाई रोप फोर्स की बात की कि सर ये जो मास लटका हुआ था अभी रस्सी से, रोप से, जो भी था, उसकी वजह से इसमें कुछ क्या आ रहा था? तनाव आ रहा था। इसमें कुछ क्या आ रहा था? तनाव आ रहा था। उसी को क्या बोल दिया था? उसी को बोल दिया था टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। क्या बोला था? टेंशन फोर्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो टेंशन फोर्स हो गया, बायोंसी फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये सारे फोर्स क्या हैं? डिराइव्ड फोर्स हैं। ओके, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया है किस चीज का? फंडामेंटल फोर्सेस का एंड डिराइव्ड फोर्सेस का। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और बात की थी कि सर इतने सारे फोर्स डिराइव कर दिए, मैं तो कंफ्यूज हो गया। क्या ये फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप के, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, फ्रिक्शन फोर्स, बायोंसी फोर्स, रोप, टेंशन, फलाना फलाना, इतना सारा फोर्स, क्या कोई रिलेशनशिप है? क्या किसी ने कोई रिलेशनशिप डिफाइन किया है? क्या किसी ने कोई दो फोर्सेस को रिलेट करके कुछ थ्योरी दी है? क्या कोई ऐसा लॉ है, क्या कोई ऐसा नियम है जो बोलता है कि इन दोनों फोर्सेस को हम एक कंबाइंड करके एक नया सिद्धांत दे सकते हैं, इन दोनों को कंबाइंड करके एक नई थ्योरी दे सकते हैं? क्या किसी ने इस चीज के बारे में बात की है, या सबने, सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बैठ के अपने अपने फोर्स बना दिए और हो गया? क्या कोई ऐसा बंदा था जिसने दो साइंटिस्ट के दो फोर्सेस को लेके एक जगह रखा, एक सिस्टम पे लगाया और उसे यूनिफाई किया? क्या किया? यूनिफाई। नया शब्द यूनिफाई मतलब इकट्ठा रखा दो फोर्सेस को और उनको एक सिस्टम पे लगाया और बात की उस सिस्टम की। उसे बोलते हैं क्या? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की, मतलब दो फोर्सेस को एक साथ रखा, एक सिस्टम पे लगाया और बोला कि हाँ, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को एक साथ यूज किया जा सकता है, एक कंबाइंड एक लॉ बनाया जा सकता है, एक सिद्धांत बनाया जा सकता है और बात कर सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की। तो ऐसे ही एक दो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने बात की थी, जिन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक ऑप्टिक्स में जो फोर्सेस की बात होती है, उन दोनों को क्या किया? कंबाइन किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को किसके साथ कंबाइन किया उन्होंने? ऑप्टिक्स के साथ। ऑप्टिक्स क्या है? फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था ऑप्टिक्स, बाकी पढ़ेंगे बाद में।
इंट्रो, बस वर्ड ध्यान रखो कि ऑप्टिक्स भी कुछ चीज थी जो मैं बता चुका हूं। देखो बार बार नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ऑप्टिक्स को क्या किया, रिलेट किया। किस आधार पे रिलेट किया, किस आधार पे रिलेट किया? जो वो आधार है, जो वो फंडामेंटल है, जो वो बेस है, उसी को क्या बोल दिया, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोला, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो किस बेस पे इन दोनों को रिलेट किया उस साइंटिस्ट ने? जिस साइंटिस्ट ने इनको रिलेट किया उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। ऐसा क्या उसने ढूंढ लिया कि इन दोनों चीजों को उसने रिलेट कर दिया? उसने बोला कि जो ऑप्टिक्स है, जिसमें लाइट की बात होती है ना, वो जो लाइट है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वेव है। क्या है, वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया और बना दिया एक सिद्धांत। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्या किया, डिस्कवरी ऑफ लाइट, LIGHT, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ऑप्टिक्स के साथ रिलेट कर दिया, तो उसी को बता दिया क्या, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो ये टर्म ध्यान रखना, यूनिफिकेशन का मतलब क्या था, जब दो चीजों को, किसी फोर्स को किसी दूसरी साइंस या दूसरी फिजिक्स के साथ रिलेट कर दें किसी सिद्धांत के आधार पर, किसी नई डिस्कवरी के आधार पर, तो उसे बोल देते हैं क्या, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। न्यूटन ने भी ये करने की कोशिश की थी, ग्रेविटी को किसी चीज के साथ रिलेट करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई सर फिजिकल लॉ पढ़ा दिए, डिराइव्ड फोर्स, फिजिकल फोर्स पढ़ा दिए, डिराइव्ड फोर्स पढ़ा दिए, अब इनके बिहेवियर के बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। व्यवहार, नेचर। तो अब इनका व्यवहार जानना चाहते हैं हम कि कैसे बिहेव करते हैं ये लोग। जैसे कि अलग अलग पर्सन होते हैं ना, सबका व्यवहार अलग होता है। जैसे मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मेरा व्यवहार, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर क्या है, अलग है। लेकिन मेरा बिहेवियर अलग है अलग अलग लोगों के साथ। एक पर्सन ने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे को गुस्सा आया। एक पर्सन बड़ी शालीनता से मेरे से बात कर रहा है, मैं भी बड़ी शालीनता से उससे बात कर रहा हूं, मेरे को गुस्सा नहीं आया। एक पर्सन लड़ाई करने पे आतुर हो रहा है, मेरे को भी गुस्सा आया। तो भाई डिपेंड करता है मेरा नेचर किस चीज पे, डिफरेंट पर्सन्स पे जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। हाँ, वो संत आदमी होते हैं कि सामने वाला कुछ भी करता रहे, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा तो मैं नहीं हूं। तो भाई नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे कि भाई अलग अलग फोर्सेस तो पढ़ लिए, लेकिन उनके व्यवहार के बारे में बात करो, कैसा व्यवहार है, व्यक्तित्व कैसा है। हाँ, तो उनके व्यवहार के बारे में बात करेंगे कि सर नेचर के बारे में बात करो, तो उसे क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल फोर्सेस। क्या हेडिंग डाल रहा हूं, नेचर ऑफ फिजिकल फोर्सेस। जो फिजिकल फोर्सेस आपने अब तक पढ़े हैं उनका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है। तो जो नेचर है उनको साइंटिस्टों ने अपनी भाषा में अलग से डिफाइंड किया है। किस बेस पे डिफाइन किया है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो फोर्स है ना, कुछ फोर्स ऐसे हैं इतने ढीठ है, ढीठ मतलब मैं अड़ गया, मैं तो हिलूंगा ही नहीं। हाँ, तो कुछ फोर्सेस ऐसे हैं, तुम कुछ भी कर लो, क्या कर लो, कुछ भी कर लो, उनको वैसा की वैसा रहना है। तुम उसमें लात मारो, घूंसे मारो, कुछ भी कर लो, ढीठ आदमी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेंगे, ऐसे की ऐसे रहेंगे, मतलब वो रहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसा मैं हूं मैं वैसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, कुछ भी कर लो, समझ गए। वो रहेंगे कांस्टेंट, तुम कुछ भी कर लो जैसे, उसे क्या बोलते हैं, तुम कुछ भी कर लो, वो रहेंगे ऐसे की ऐसे, क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। तुम कुछ भी कर लो, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं कंजर्व हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ढीठ हूं, क्या होगा,
कंजर्वेशन, मैं ऐसा ही हूं, ठीक है। तो कुछ जो फोर्सेस है उनका नेचर साइंटिस्टों ने क्या बताया, कंजर्वेटिव टाइप। कैसे कंजर्वेटिव टाइप? देखो, मैकेनिकल एनर्जी की यहां पे थोड़ी बात करते हैं, हालांकि तुम्हें उतना नहीं पता होगा मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है। एक छोटा बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी का। किसका? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में जनरली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। ये क्या चीज है, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करनी है इनके बारे में। बस अभी के लिए ध्यान में रख लो, केईपी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, पूरा फिजिक्स इधर ही है, ठीक है। तो बस ध्यान रख लो कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो समय किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और तुम इनके साथ कुछ भी कर लो, इन दोनों का जो सम है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या है, ऐसी की ऐसी रहने वाली है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मैंने 4 जोड़ा, इधर मैंने कुछ और जोड़ा, मैंने इधर कुछ किया, मैंने इधर कुछ किया, लेकिन जब मैंने दोनों को एक साथ लिया, जब मैंने दोनों को एक साथ बांधा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या रही, हमेशा कांस्टेंट रही, मतलब हमेशा सेम रही, बहुत ही ढीठा कुछ ना हुआ, इसको ऐसे की ऐसे रही, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल इसी में ले रहे हैं। मैंने एक बॉल ली, क्या ली, एक बॉल ली, और उसको मैंने पटका कहां, जमीन पे। मैंने उसको बॉल को पटक दिया जमीन पे, कैसे, फ्री फॉल, ठीक है। मैंने अपने हाथ से बॉल को नीचे छोड़ दिया, ये बॉल आई नीचे, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली। लेकिन वो एनर्जी क्या है, वो ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कुछ एनर्जी भी तो होगी। हाँ, जो बॉडी में एनर्जी है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, उससे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉल में जो है इनिशियली क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। भाई मेरे हाथ में कुछ है, इसके पास अपनी कुछ एनर्जी है, जब मैंने इसे छोड़ा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। देखो अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, समझ लो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। डिटेल में घुस जाए तो बढ़िया, नहीं घुसे तो कोई बात नहीं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पास अपनी कुछ क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब मैंने बॉल को नीचे छोड़ा तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। क्या हुई, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। और जब ये जब ग्राउंड को हिट करने वाली थी, जस्ट जिस पॉइंट पे ग्राउंड को हिट करने वाली थी, उसी पॉइंट पे ये जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, इसको बोलते हैं क्या, ये भी एक नेचर है किसका, फिजिकल फोर्सेस का, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी इस बॉल के पास पहले थी वही एनर्जी इस बॉल के पास अभी भी है, लेकिन उस एनर्जी का रूप बदल गया है। पहले नाम था पोटेंशियल एनर्जी, अब है काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। अभी ये ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन यहां पे पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी थी, जब यहां से बॉल को पटका गया, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो थी कांस्टेंट। जब दूसरे पॉइंट की बात की, Pe1 प्लस Ke1, वो भी कांस्टेंट। ऐसे ये चलता गया और सारे का सारा जो समेशन आया, जब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे जोड़ी, भाई हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी ना वेलोसिटी की वजह से, वो अभी समझ में नहीं आएगा। बस अभी ध्यान रखो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो भाई लेकिन चेंज तो हो रही है, लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं दोनों एनर्जी को तो वो कांस्टेंट है, इतनी ढीठ है, चेंज ही नहीं हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है पूरे टाइम, समझ गए। तो उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे एनर्जी कंजर्व है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जैसे पहले थी अभी भी वैसे है।
कुछ भी कर लो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर लो, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर लो, मैं हूं मैकेनिकल एनर्जी, मैं कंजर्व हूं, मैं चेंज नहीं होने वाली। समझ गए? हाँ, ये क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा ही एक और दूसरा नेचर है, किस चीज का? कुछ पार्टिकल्स का। हाँ, ये तो मैकेनिकल एनर्जी की बात की। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलें। हाँ, जिसे कुछ नहीं पता केमिस्ट्री में वो भी कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं पता, चिंता मत करो, सेम लेवल। लेकिन ध्यान रखो, एक रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, ठीक है? क्या होता है? रिएक्शन। A प्लस वी बना रहा है क्या? C प्लस डी। ये एक रिएक्शन है केमिस्ट्री में। मान लो A का मास था 2, B का मास था 3, ठीक है? और ये जो इधर होता है ना, इस साइड, उसे बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहा है। ए और प्लस क्या, बी क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रहा रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, कुछ प्रोडक्ट बना जिनका नाम था C एंड D। लेकिन जो मास था, वो टोटल मास कितना था? 2 प्लस 3। ये मैं मास कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल, ध्यान रखना, मोल्स और ये सब भूल जाओ। टोटल मास कितना था? 5। तो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये हो गया। एक और कंजर्वेशन साइंटिस्ट ने बोला किस पे? नेचर ऑफ फिजिकल फोर्सेस पे, जो कि था क्या? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ मास। कि भाई तुम कुछ भी कर लो, पहले जितने मेरे पास मास था, तुमने कुछ भी किया, कुछ रिएक्शन कराई, कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ भी कर लो, मेरे पास मास उतना ही रहेगा एट द एंड, ठीक है? तो ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मेरे पास पहले मास था 5, अब तुम कुछ भी कर लो, मेरे पास हमेशा मास कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। यहां 2 और यहां 3 भी हो सकता है, टोटल 5 है। तो ये क्या हुआ? रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, मास मास रहा। ये क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? रिएक्शन में 2 तरह की चीजें होती हैं। A प्लस बी C बना लेगा, ठीक है? और कुछ एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी, कुछ हीट की फॉर्म में मे बी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, या फिर जिसे बोलते हैं रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, हाँ, या फिर कुछ एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है? तो उसी टाइप उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो है ना, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है। क्या? मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं उनको रीअरेंजमेंट हो रहा है। एटम्स चेंज नहीं हो गया, रीअरेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाके रीअरेंज हो गया। ये केमिकल रिएक्शन था जो कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए पर्याप्त है। तो ये हो गया तुम्हारा नेचर ऑफ फिजिकल फोर्सेस। समझ गए? तो ये तो था आपका भाई बेसिक, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब एक छोटा सा क्या करेंगे? जोक सुनेंगे। क्या करेंगे? जोक सुनेंगे कि सर बहुत पढ़ा लिया आज तो, मज़ा आया लेकिन उतना नहीं आया, आपने आज पढ़ाया ज़्यादा है, मज़ा कम लिए। अब एक बात बताओ, पढ़ने आए हो या मज़ा लेने आए हो? मज़ा के लिए अलग से क्लास रख लेंगे, है कि नहीं? अब एक मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं। क्या बता दूं? मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो क्या है? वो था इंट्रोडक्शन। क्या था? इंट्रोडक्शन। किसका? फिजिक्स का था। उस इंट्रोडक्शन का नाम क्या है सर? उस इंट्रोडक्शन का नाम है क्या? फिजिकल वर्ड। उस इंट्रोडक्शन का क्या नाम था? फिजिकल वर्ड। तो ये इंट्रोडक्शन जो है फिजिकल वर्ड, ये क्या है? चैप्टर 1